सो हे गाइस, द लैंड ऑफ मिरेकल्स के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें माइक के थंडर सिटी के उस कंपटीशन को दिखाया जाएगा जिसको जीतने के बाद माइक को मौका मिल सकता है थंडर सिटी का लॉर्ड बनने का। तो जैसा कि हमने लैंड ऑफ मिरेकल्स के लास्ट एपिसोड में देखा कि डेव और माइक दोनों ही अपने अपने सिटी में वापस आ चुके थे, जहाँ पर डेव अपने साथ के कुछ बच्चों से मिलता है और उन्हें अपनी कहानी बताता है कि उसने आकर इन 3 सालों के एडवेंचर में क्या कुछ नहीं किया। साथ ही माइक भी अपने ग्रैंड एल्डर को सारी की सारी कहानी बता देता है, लेकिन ग्रैंड एल्डर माइक के पेरेंट्स को उससे छुपा रहे थे ताकि माइक को उनके बारे में पता ना चल सके। साथ ही माइक के पेरेंट्स भी माइक के लिए कुछ प्लानिंग करने लगते हैं कि वो लोग आकर किस तरीके से उसके सामने आएंगे, लेकिन इसी चक्कर में वो ग्रैंड एल्डर का सारा वाटर ऑफ लाइफ को भी पी जाते हैं, जिसको थोड़ा सा माइक भी अपने साथ में ले गया था और वो डेव के साथ में उसको पीता है। और साथ ही साथ हमें सबसे लास्ट में दिखाया गया था रेड क्वीन रूबी को, जो कि दोबारा से रीबॉर्न हो चुकी थी। अब उसका ये प्यारा क्यूट सा वर्जन पता नहीं दुनिया में क्या कुछ तबाही नहीं मचाएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें थंडर सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काफी जोरों की आतिशबाजी को देखते हैं। साथ ही साथ हमें वहीं पर कुछ स्पिरिचुअल ड्रैगन और स्पिरिचुअल ईगल को भी फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे और यहाँ पर होने वाली जंग का आगाज कर रहे थे। और उनके टकराने की वजह से यहाँ पर और भी जोरों की आतिशबाजी होती है, जिसमें से फिर ये बात लिख के निकल के आती है कि ये है थंडर सिटी का ग्रैंड कंपटीशन, जिसके अंदर आप सभी दर्शकों का और थंडर सिटी के लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। और इस कंपटीशन को देखने के लिए वाकई में यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ आई हुई थी। इस पूरे के पूरे एरिना में खुशी का माहौल छाया हुआ था। ग्रैंड एल्डर अपने थ्रोन पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा के थ्रोन को खाली रखा गया था, क्योंकि अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई गई है कि माइक के फादर वापस आ चुके हैं, इसीलिए वो भी सभी से छुपकर इसी कंपटीशन को ही देखेंगे। यहाँ पर हमें एरिना के बीच में तो फाइटर्स को फाइट करते हुए भी दिखाया जाता है, जिनके लिए यहाँ के लोग चीयर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही 4th ग्रेड के फाइटर्स थे। वहीं पर हम कुछ और भी काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर्स को देखते हैं, जो कि इस कंपटीशन में फाइट करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस कंपटीशन के होने की वजह से यहाँ पर एक तरीके का मेला ही भर चुका था, जिसमें सिटी के शॉपकीपर्स अपने अपनी दुकान लगाकर भी बैठे हुए थे, जहाँ पर वो इस कंपटीशन को देखने के साथ साथ कुछ खा सकते थे, कुछ एंटरटेनमेंट भी ले सकते थे। वहीं पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये मैच तो सच में एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल मैच है। जिनके बगल में हम वहीं पर घूंघट डाले हुए बैठा हुआ देखते हैं माइक को, जो कि इन सारी चीजों से हैरान परेशान दुखी होकर वहीं पर ही बैठा हुआ था। उसका तो इस शानदार कंपटीशन पर ध्यान ही नहीं जाता कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तभी माइक के पीछे से वहां पर उसके पास में आ जाता है डेव, और वो उसका एक दोस्त और सहारा बनने के लिए यहाँ पर आया था। उन्हीं के बगल में कुछ कपल्स भी बैठे हुए होते हैं और माइक और डेव भी सेम वैसे ही लग रहे थे, जिससे कि वहीं पर खड़े हुए थंडर सिटी के एक मास्टर की नजर पड़ती है डेव और उनके साथी के ऊपर, और वो डेव से चिल्लाकर कहने लगते हैं कि सुनो भाई, क्या तुम यहाँ पर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए अपनी वाइफ को भी लेकर आए हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग तो इतनी कम एज में ही 6 लेवल को क्रॉस कर चुके हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, लगे रहना। फिर इस बात को सुनकर माइक सोचने लगता है कि यहाँ पर डेव की वाइफ कहाँ से आ गई। इसीलिए वो डेव से पूछने लगता है कि आखिर वो मास्टर किसके बारे में बात कर रहे थे। तो डेव उसको मुस्कुराते हुए बताता है कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुम मेरी वाइफ हो। जिस बात को सुनकर माइक तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या तुम अंधे हो? अगर अगली बार मैंने ऐसा सुना तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। लेकिन जैसे ही वो मास्टर पलट कर देखने लगते हैं तो माइक उनसे कहता है कि अरे सेकंड अंकल, ये आप हो क्या? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये आप हो। और वो माइक को देखकर कहने लगते हैं कि अरे तुम यहाँ पर वापस कब आ गए? और वैसे तुम लोगों का ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? तो डेव सबसे पहले उनको ग्रीट करता है और माइक उन्हें बताने लगता है कि इस जगह पर बैठने से वैसे मुझे मेरे पेरेंट्स की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, जिससे कि मेरा मन काफी ज्यादा उदास हो चुका था। इसीलिए तो मेरा ये दोस्त यहाँ पर आया है मेरा साथ देने के लिए। तो वो सेकंड अंकल कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं काफी खुश हूँ तुम्हारे लिए। और वैसे मुझे अभी यहाँ से स्टेज पर जाना होगा, क्योंकि मेरा वहाँ पर काफी जरूरी काम भी है। इस कंपटीशन के हो जाने के बाद हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे। और उनके यहाँ से जाते ही डेव माइक से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे सेकंड अंकल के साथ में तुम्हारी ठीक से बनती नहीं है? तो माइक उसको बताता है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो मेरे पिताजी के सबसे ज्यादा भरोसेमंद भाई है। वो किसी पर इतना भरोसा नहीं करते जितना कि वो मेरे सेकंड अंकल पर करते हैं। डेव कहने लगता है कि लेकिन जब वो तुम्हारे साथ में बात कर रहे थे तो मुझे उनकी आंखों में दुख तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया। उन्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि वो तुम्हारे लिए जरा से भी दुखी हो। इस बात पर माइक कहने लगता है कि शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो हादसा आज से 3 साल पहले हुआ था, और वैसे भी हर कोई हमेशा दुखी थोड़े ही रह सकता है, कभी ना कभी तो उन्हें मूव ऑन करना ही पड़ता है, इसीलिए शायद वो इतनी ज्यादा दुखी नजर नहीं आ रहे थे। तो डेव माइक से कहता है
है कि वैसे वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्या तुम उनको हरा पाओगे। जिस बात पर माइक उससे ये कहने लगता है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरे अंकल लॉर्ड ऑफ थंडर सिटी के टाइटल को लेने के लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। डेव कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है। तो माइक कहने लगता है कि वैसे जितना मैं उनको जानता हूँ उसके हिसाब से वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और मेरे साथ में कंपटीशन करना इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ। डेव कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है और तुम अपने कॉन्फिडेंस को जरा सा भी मत गिरने देना। इसके बाद अब इस कंपटीशन को कराने वाले रेफरी सभी के सामने आते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब यहाँ पर शुरू होने को जा रहा है आज का 4th मैच, जिसके अंदर फाइट करेंगे कॉन्टेस्टेंट नंबर 31 जो कि है असल में लेई मिंग और वो है सुप्रीम कमांडर ऑफ 5 थंडर आर्मी के, जिनका यहाँ पर मुकाबला होने वाला है कंटेस्टेंट नंबर 58 के साथ में। लेकिन यहाँ पर नंबर 58 का कोई भी नाम नहीं बताया जाता, इसीलिए हम बिना नाम वाले फाइटर को खुफिया फाइटर बोलेंगे। लेकिन थंडर सिटी के अंदर जितने भी लोग लेई मिंग को जानते थे वो सभी के सभी उसी को चीयर करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जरूर से वही इस मैच को जीतेगा, क्योंकि लेई मिंग थंडर एलिमेंट को कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही पावरफुल फाइटर और आर्मी का कमांडर होने की वजह से उसका एक फैन बेस भी काफी ज्यादा बड़ा है और उसके बॉडी से निकलने वाली लाइटनिंग चारों तरफ ही फैल रही थी, जो कि उसके फैंस को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जिसको देखकर फिर माइक कहने लगता है कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि सुप्रीम कमांडर लेई मिंग इस कंपटीशन को ज्वाइन करेंगे। तो डेव उससे पूछने लगता है कि आखिर वो कितने ज्यादा पावरफुल है, जिससे कि माइक उसको बताता है कि वो केवल स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। उनको ऐसे ही हमारी आर्मी का कमांडर नहीं बना दिया गया, क्योंकि उनको 9th लेवल में एंटर किए हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, जिससे कि उनका एक्सपीरियंस भी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। और हमारी आर्मी का जनरल होने के नाते हम ये जरूर से कह सकते हैं कि वो एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है। डेव कहने लगता है कि क्या ये खुफिया फाइटर लेई मिंग को हरा भी पाएगा, और वैसे उसने यहाँ पर मास्क पहन के रखा हुआ है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। माइक कहने लगता है कि वैसे इस बंदे ने मास्क क्यों पहना हुआ है और ये अपने आप को खुफिया फाइटर क्यों बुला रहा है, जरूर इसमें कोई ना कोई ऐसी खास बात तो होगी ही। लेकिन लेई मिंग यहाँ पर अपनी थंडर पावर को दिखाते हुए चारों तरफ ही घने बादलों को लेकर आ जाते हैं और वो अपने ऑरा को काफी ज्यादा पावर के साथ में ब्लास्ट करते हैं, जो कि चारों तरफ ही फैलने लगा था, जिससे कि इस पूरे एरिना के लोगों को उसका इफेक्ट नजर आता है। लेकिन वो खुफिया फाइटर इस मूव से जरा सा भी टस का मस नहीं होता और माइक देखता है लेई मिंग के एलिमेंटल हर्ट को। वो कहने लगता है कि कमांडर लेई तो पहले से ही एलिमेंटल हर्ट में मास्टर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा देखते हुए भी वो खुफिया फाइटर लेई मिंग को पहला अटैक करने को बोलता है, जिस चीज को देखकर तो लेई मिंग भी थोड़ा सा शॉक हो चुका था और वो सोचने लगता है कि जब ये बंदा मेरे ऑपरेसिव ऑरा को देखकर भी नहीं डरा तो जरूर इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई लेवल की होगी, मुझे इसको कुछ भी करके अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे खुफिया फाइटर का ऑरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और फिर लेई मिंग सबसे पहले अटैक करता है अपने थंडर बबल्स की मदद से। लेकिन इस खुफिया फाइटर के पास में थंडर एलिमेंट का पूरा कंट्रोल था, जिससे कि वो काफी आसानी के साथ में थंडर बबल्स को ही खत्म कर देता है, जिसको देखकर माइक कहता है कि ये तो 9th लेवल वाला बंदा है, अब मजा आएगा 9th लेवल वर्सेस 9th लेवल को देखने में। तभी लेई मिंग दोबारा से अपनी बॉडी को थंडर से चार्ज करके सीधा फुल स्पीड में जाता है खुफिया फाइटर के ऊपर अटैक करने के लिए, और उन दोनों को ही एक दूसरे से टकराने की वजह से यहाँ पर पावर्स का ऐसा बवंडर फैल चुका था, जिसको देखकर दर्शक भी हैरान हो जाते हैं कि खुफिया फाइटर ने तो कमाल ही कर दिया, क्योंकि वो केवल अपनी 2 उंगलियों से ही मिंग को संभाल लेता है और कहता है कि सॉरी मिंग, क्योंकि खुफिया फाइटर अगले ही पल मिंग पर एक काफी पावरफुल अटैक करके उसको पीछे हटा देता है, जिससे कि सभी के सभी लोग शॉक हो चुके थे कि आखिर आज उन्होंने अपनी आंखों से ये क्या देख लिया। इतनी ज्यादा लेवल की पावर तो इस पूरी सिटी में केवल एक ही बंदे के अंदर थी, जिसको देखकर फिर मिंग भी काफी खुश हो जाता है। लेकिन खुफिया फाइटर इशारा करता है कि तुम अभी कुछ भी नहीं करोगे, जिससे कि फिर मिंग खुद को हारा हुआ मानकर यहाँ से वापस लौट जाता है, जिसको देखकर माइक कहने लगता है कि ये तो कमाल ही हो गया, इस खुफिया फाइटर के पास में तो थंडर एलिमेंट का पूरा कंट्रोल है। डेव भी उसको बताता है कि जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे तब मैंने यहाँ पर अपनी विजडम आई को यूज किया था और मैंने देखा कि जब खुफिया फाइटर ने मिंग का हाथ पकड़ा था तब पूरी की पूरी थंडर पावर उसी के कंट्रोल में पहुंच चुकी थी, जिससे कि फिर लेई मिंग अपने 9 साल के एक्सपीरियंस का ही कंट्रोल खो दिया, जिससे कि फिर खुफिया फाइटर उसके ऊपर अपना काउंटर अटैक भी कर पाया था। जिस बात को सुनकर माइक कहता है कि आखिर ऐसा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि कमांडर लेई तो अपने एलिमेंट के एलिमेंटल हर्ट को भी अचीव कर चुके हैं, तो आखिर इतनी पावर किसमें हो सकती है कि वो उसके एलिमेंटल हर्ट की ही पावर को छीन ले जब तक कि सामने वाला फाइटर डिवाइन लेवल पर ना हो। डेव कहता है कि यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, अगर किसी के पास में थंडर के आर्टिफैक्ट की डिवाइन पावर हो तब भी वो ऐसा कर सकता है और अपने
सामने वाले फाइटर को हरा सकता है। इसीलिए वो माइक से पूछता है कि क्या तुम्हारे थंडर सिटी में कोई ऐसा है जिसके पास में डिवाइन ऑब्जेक्ट्स हो। लेकिन माइक को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो कहता है कि मैं बचपन में इन चीजों के बारे में जानता था लेकिन अब नहीं जानता, जिससे कि अब उन दोनों को इस खुफिया फाइटर के ऊपर शक होने लगता है। तो माइक उससे कहता है कि तुम तो एक ऑरेकल ऑफ विजडम हो और फिर भी तुम ये बेतुकी वाली बातों को कर रहे हो। मुझे केवल इतना बता दो कि अगर मैं उसके साथ में फाइट करूंगा तो क्या होगा, मैं उससे जीत भी पाऊंगा या नहीं। तो डेव उससे कहता है कि अगर वो केवल एक ही एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है जैसे कि थंडर, तो तुम्हारे पास में तुम्हारे बाकी के एलिमेंट्स भी बच जाते हैं, जिससे कि तुम्हारे पास में और भी चांस होगा उससे जीतने का। लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर एक काफी कठिन फाइट का भी सामना करना होगा। माइक कहता है कि इस बंदे के पास में जरूर कुछ गजब की ही आइडेंटिटी होगी, इसीलिए अब मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मैं इस खुफिया फाइटर की खुफिया डिटेल्स को निकाल सकूं। और वैसे अगर आप लोगों को पता है कि वो खुफिया फाइटर कौन था तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट मैच की भी अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हमें माइक के बहुत ही ज्यादा गजब की पावर्स को दिखाया जाएगा।